देखिए अब बात करते हैं हम। कल था अभिक्रिया का वेग और आज है अभिक्रिया के वेग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है कि प्रति इकाई समय के साथ साथ अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। औसत वेग कब निकाला जाता है? जब अभिक्रिया पूरी हो जाती है। देखिए अभिक्रिया हो रही है, मानो 1 लीटर किसी पदार्थ को हम अभिक्रिया करा रहे हैं। कितना करा रहे हैं? मानो उसके आधा लीटर में तो हमें 10 मिनट लगे, उसके दूसरे 1/4 लीटर में हमें 15 मिनट लग गए और उसके अगले 1/4 लीटर में मानो हमें 45 यानी 35 मिनट लग गए मान लीजिए। ठीक है, देखो कुल पदार्थ कितना उत्पाद बना? 1 लीटर ही बन गया। हमारे पास 1 लीटर क्या था? अभिकारक, और वो अभिकारक का आधा भाग तो 10 मिनट में ही बदल गया, अगला 1/4 भाग 15 मिनट में बदला, मानो उससे भी अगला 1/4 भाग 35 मिनट में बदला, तो कुल मिला के 60 मिनट हो गए। 60 मिनट में 1 लीटर बदल गया। अब यहां स्पीड कुछ भी रही हो भाई, जब आधा भाग 10 मिनट में बदल गया तो पूरा भाग 20 मिनट में बदलना चाहिए था। तो यानी इस हिसाब से तो स्पीड क्या हो गई? 20 मिनट प्रति लीटर हो गई, नहीं हो गई? ठीक है, ये हम कह दें। और उसके बाद यहां या ऐसे कह दें कि 1 लीटर प्रति 20 मिनट में बदल रहा है। ठीक है, और यदि इस स्पीड को लगाएं तो 15 चौका 60, और इस स्पीड को लगाएं तो 140 मिनट में बदलेगा पूरा पदार्थ। अब बीच में स्पीड कुछ भी रही हो, हमें क्या ध्यान देना होता है? केवल फाइनल पर। ठीक है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो हम कह सकते हैं कि 1 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से स्पीड चल रही है। 1 लीटर प्रति घंटा, यानी हमें एवरेज स्पीड क्या है? बीच में से कुछ भी। एक हम एग्जाम्पल दे दें। मानिए कि हमें किसी रास्ते पर कोई 50 किलोमीटर का रास्ता है और हमें बाइक से तय करना है। ठीक है, और उस रास्ते पर शुरुआत में मानिए हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं, पर कुछ थोड़ी देर बाद जाकर के हमने बाइक को 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलाया, फिर हमने और चला के 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलाया। ठीक है, ऐसे ही हम कहीं बढ़ाते भी गए, कहीं घटाते भी गए, अंत में जाके हमें 50 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लगा टोटल। ठीक है, तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी लास्ट में तो हम 50 किलोमीटर 1 घंटा में पहुंचे ना, तो वो क्या है? एवरेज स्पीड। बीच में चाहे हम 20 चले हों, चाहे 40 की स्पीड चले हों, चाहे 100 की चले हों, चाहे 80 की चले हों, परंतु फाइनल स्पीड क्या है हमारी? एवरेज 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत वेग क्या होता है? टोटल अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन की दर किससे नापी जाए? कुल समय से। चाहे वो बीच में कैसे ही बदली हो, शुरुआत में कैसे ही बदली हो, हम नापते हैं केवल फाइनल उसका, और वही क्या कहलाता है? औसत वेग। औसत वेग का सूत्र क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे प्रयुक्त समय। और या ऐसे कह देते हैं, हम इसको नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब जब अभिक्रिया पूरी होती है तो अभिकारक घटता जाता है और उत्पाद बनता जाता है। ठीक है भाई, मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था तुम्हें कि मानो हमने एक बर्तन में चीनी ले ली और चीनी को पानी में घोलेंगे तो चीनी जैसे जैसे घुलती जाएगी वैसे वैसे पानी की मिठास बढ़ती जाएगी, यानी अभिकारक घटेगा तो उत्पाद उसी गति से बढ़ेगा। या इसको वैसे कह देते हैं डेल्टा आर वटे डेल्टा आर क्या है? रिएक्टेंट, अभिकारक। ठीक है, और टी हो गया समय। या पॉजिटिव, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन
वटे प्रयुक्त समय। यानी उत्पाद क्या है, उत्पाद तो वृद्धि हो रही है ना, उत्पाद में वृद्धि होती है और अभिकारक में हमेशा कमी होती है जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। तो अब बात करते हैं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो डेल्टा पी, पी फॉर प्रोडक्ट, प्लस अपॉन डेल्टा टी, ऐसे कह सकते हैं इसे। तो ये हमारे दोनों सूत्र किसके लिए हैं, औसत वेग निकालने के लिए। किसका, रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग के लिए। ध्यान रखना है। मैं एक एग्जांपल बता दूं। मानो ये हो गई अभिक्रिया। अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। मानो प्रारंभ में हमारे पास कोई ए अभिकारक है, ए क्या है, अभिकारक है, और अभिक्रिया t बराबर 0। t बराबर 0 तो मतलब क्या हो गया भाई, जब समय हमारा 0 है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। भाई शुरू हो जाए तो उसको 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट कुछ तो हुआ होता। जब समय 0 है तो अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। तो हमारे पास अभिकारक क्या है, ए। उस समय उत्पाद क्या होगा भाई, जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई तो उत्पाद क्या होगा, 0 होगा। अब कुछ समय पश्चात, यानी कह दें t समय पश्चात, t समय पश्चात अभिकारक में से x पार्ट निकल गया, यानी a का x भाग अभिकारक क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। भाई अभिक्रिया प्रारंभ हो, जब समय गुजरेगा तो कुछ तो अभिक्रिया हुई होगी। मान हमारे पास कोई 100 ग्राम पदार्थ है, उसमें 10 ग्राम 5 ग्राम 20 ग्राम कुछ तो चेंज हुआ होगा जब अभिक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अब जितना यहां से माइनस हुआ उतना यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी जैसे जैसे अभिकारक घटेगा वैसे वैसे उत्पाद बढ़ेगा। नंबर सेकंड आता है हमारा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग। यानी निश्चित क्षण क्या हो गया, हमें एक निश्चित समय दिया जाए तो उस समय अभिक्रिया का वेग ये होगा और वास्तविक वेग वही हो। या हमें पता नहीं अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, हमने अचानक अभिक्रिया का वेग नापा और वही वेग क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग। और एग्जाम्पल लें, क्योंकि अभिक्रिया आपने कभी वेग नहीं नापा होगा, न की होगी। मैं एग्जाम्पल तो कि हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और बाइक पर अचानक हमारी निगाह मीटर पर गई और मीटर पर निगाह गई तो हमारी बाइक मानो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो जिस क्षण हमारी निगाह मीटर पर गई उसी क्षण का जो वेग होगा वो क्या होगा, तात्क्षणिक वेग होगा। चाहे पहले कुछ भी रहा हो चाहे बाद में कुछ भी रहे, जिस समय हमारी निगाह मीटर पर गई और उस समय में जो वेग दिखाई दिया वही वेग क्या है, तात्क्षणिक वेग। यानी एक क्षण के लिए एक निश्चित या वास्तविक वेग जो होगा वो क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग। जैसे मानो एक अभिक्रिया है, N1 यहाँ मोलों की संख्या है, A यहाँ पर कोई अभिकारक पदार्थ है, प्लस N2B, अभिक्रिया होके ये बन गया M1C प्लस के M2D। मानो ये कोई अभिक्रिया है, ठीक है। वजह से आ जाता है ना 2NaCl, तो ये 2 क्या हो गया, Na का मान हो गया, A का मान क्या हो गया, NaCl। ऐसे कोई भी यहाँ पे पदार्थ हो सकता है। इस अभिक्रिया को तात्क्षणिक समीकरण के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये आता है -1/N1 इंटू डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। माइनस क्यों आया, क्योंकि अभिकारक है और अभिकारक में अभिक्रिया जब होगी तो इसका मात्रा घटती जाएगी, सांद्रता इसकी घटती जाएगी, बराबर -1/N2B डेल्टा B अपॉन डेल्टा T बराबर 1/M1 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T विल इक्वल टू 1/M2 डेल्टा D वटे डेल्टा T। ध्यान रखना है, उत्पाद क्या होते हैं, पॉजिटिव, और अभिकारक क्या होते हैं, नेगेटिव।
यहाँ हमें जब हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसके बराबर इसको रखना होगा, ऐसे दिया होगा, और एक बार इसके बराबर इसको भी, ऐसे ही इसके बराबर इसको भी और इसके बराबर इसको भी। अब ध्यान देना है भाई, ऐसे तो कोई अभिक्रिया होगी नहीं जहां में केवल अभिकारक अभिकारक दे रखे हों। यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया इसलिए जाता है कि समानता के आधार पर बांटे गए हैं, परंतु ये दोनों कभी बराबर पे नहीं आएंगे और ये दोनों कभी बराबर नहीं आएंगे। हमेशा अभिकारक के बराबर में क्या आएगा? उत्पाद ही आएगा। अभिकारक के बराबर में उत्पाद ही आएगा, जिससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको अभी करा रहा हूं। देखिए यहाँ एक न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड तात्क्षणिक वेग से। ये कह रहा है a+2b एरो 3c। यहाँ कह रहा है कि किसी एक निश्चित क्षण पर जो c बन रहा है, c के बनने की दर यानी डेल्टा c अपॉन डेल्टा t का जो मान है वो है 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए और बी, भाई जब सी बनेगा तो ए और बी तो विलुप्त हो जाएंगे, भाई अभिकारक घटेगा उत्पाद बनेगा। तो जब ये सारे विलुप्त हो जाएंगे तभी तो ये पूरा उत्पाद बन पाएगा। तो यानी वो कह रहा है जब डेल्टा सी बनने में, कब? जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हो तो सी को बनने में 10⁻⁻², ये क्या इसका एक क्षण के लिए वेग हो गया। तो उसी हिसाब से बताइए कि जो ए और बी यदि अलग अलग विलुप्त हों, यानी पहले ए रिएक्शन करे फिर बी रिएक्शन करे, तो इनके लिए कितना समय लग जाएगा या इनकी दर क्या होगी। तो कह सकते हैं हम इसे, भाई इसके नीचे कोई भी यहाँ पर आगे मूल तो है नहीं, तो इसको कहेंगे हम डेल्टा ए नेगेटिव अपॉन डेल्टा टी बराबर -1/2। इसके मोलों की संख्या कितनी है? 2 है। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बराबर 1/3। ये क्या है? उत्पाद है भाई, तो ये पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। ठीक है। अब क्या करें हम? एक बार इसके बराबर उत्पाद को, एक बार इसके। भाई हम पहले निकालते हैं ए के विलुप्त होने की दर। तो ए के लिए क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर आ जाएगा 1/3 डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। तो माइनस डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर 1/3 गुणा डेल्टा सी बटे डेल्टा टी का मान कितना है? 10⁻⁻²। यहाँ से हम 3 से 1 में भाग करेंगे तो 0.33 गुणा 10⁻⁻², या हम कह दें पॉइंट को एक संख्या पीछे ले जाओ तो 3.3 गुणा 10⁻⁻3। ठीक है, क्योंकि यदि पॉइंट को एक संख्या पीछे लेके जाएंगे तो 1 माइनस की घात जुड़ेगी, और 2 और 1 कितनी हो गई? 3 मोल प्रति लीटर प्रति, यानी ए जो विलुप्त होगा उसका मान क्या होगा? विलुप्त होने की दर क्या होगी? 3.3 गुणा 10⁻³ होगी। अब इसी प्रकार बी के लिए निकालिए, तो -1/2 डेल्टा बी बटे डेल्टा। ध्यान दीजिए ये जो नेगेटिव है यही लगा रहेगा, इधर नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि कभी भी दर या समय जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते। ये तो केवल नेगेटिव इसको दर्शाता है कि घट रहा है, अभिकारक का मान घट रहा है। बराबर आ गया 1/3 डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। 2 का क्या हो रहा है? यहाँ भाग, इधर हो जाएगा तो डेल्टा बी बटे डेल्टा टी बराबर 2/3 गुणा इसका मान हो जाएगा 10⁻⁻3 से भाग करेंगे तो 0.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। पॉइंट को एक संख्या पीछे ले जाओ, 6.7 गुणा 10⁻⁻3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड।
यानी जो ए के विलुप्त होने की दर है वो ये रहेगी और बी के विलुप्त होने की दर ये रहेगी, और दोनों साथ साथ विलुप्त होंगे दर ये रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी जहां से अभिक्रिया प्रारंभ होती है। और जब प्रारंभ हो रही है तो हमेशा समय क्या होगा? शून्य होगा, और जब समय शून्य होगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है तो उसका वेग क्या होगा? शून्य होगा। तो यानी देखो हमने तुम्हें 3 वेग कराए, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और तीसरा था हमारा प्रारंभिक वेग। इसका इतना कोई इंपॉर्टेंस हमारे चैप्टर में है नहीं। सबसे मेन है तो वो है हमारा औसत वेग। सबसे मेन क्या है? औसत वेग है। और तात्क्षणिक वेग जो समीकरण है अभी बनवाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल भी 2 नंबर में कम से कम एक आ सकता है।